हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज जो विषय हम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वह हिंदी के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण और पेचीदा विषय है। इस विषय को बहुत सारे चैनलों पर बीच में पढ़ाया जाता है, परंतु जैसा कि हम हिंदी की सीरीज लेकर के सामने उपस्थित हुए हैं, तो उस सिलसिले में यह इस चैनल की पहली वीडियो है और आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं हिंदी भाषा का इतिहास। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग हिंदी के इतिहास के बारे में जानें, हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे भाषा के बारे में कि भाषा क्या होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह जो भाषा है संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बनी है, जिसका तात्पर्य होता है वाणी की अभिव्यक्ति। वाणी की अभिव्यक्ति। अब देखिए दोस्तों, ये वाणी की अभिव्यक्ति क्या है। जैसे मैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदी भाषा के इतिहास मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। अब इस टॉपिक से संबंधित मेरे भीतर जितने भी जिजीविषाएं हैं, जितने भी मनोभाव हैं, मैं अपनी इस वाणी के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यही क्या कहलाएगी, हमारी भाषा कहलाएगी। अब ये भाषाएं भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती हैं। ये जो माध्यम हो सकता है हिंदी में भी हो सकता है, आपका अंग्रेजी में भी हो सकता है, आपका उर्दू में भी हो सकता है, संस्कृत में भी हो सकता है, या फिर दुनिया की और किसी भी भाषा में हो सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि जिस भी माध्यम से इंसान अपने मनोभावों को व्यक्त करता है वही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। आइए समझते हैं कि दुनिया भर में जो लगभग जो भाषाएं हैं वो कितनी बोली जाती है। जब भाषा इतना महत्वपूर्ण है तो यह भी एक हमारे मन में प्रश्न गूंजता है कि विश्व भर में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है। तो इसका उत्तर आता है कि विश्व भर में लगभग 7,000 के आसपास जो है भाषाएं बोली जाती हैं। यदि हम अपने देश की बात कर लें कि हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो दोस्तों हमारे देश में जो भाषाएं बोली जाती हैं वह 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। अब यह जो जानकारी निकली थी सर्वप्रथम 1981 की जनगणना के अनुसार निकली थी। वहां पर विभिन्न प्रकार के वर्गों के द्वारा इस जानकारी को एकत्रित किया गया था कि भारत में लगभग 1652 के आसपास भाषाएं बोली जा रही हैं। हालांकि यह बात दूसरी है कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में मात्र 22 भाषाओं को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और राजभाषा यदि आपको समझ रहे हैं तो आपको आर्टिकल 343 को आपको समझना होगा। तो लिखते हैं हम यहाँ पर कि हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि विश्व में लगभग इतनी भाषाएं बोली जा रही हैं, 1652 हमारे देश में बोली जा रही हैं, और 8वीं अनुसूची में केवल 22 ही भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो एक अनायास ही हमारे मन में एक और प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि देखते हैं कि तब विश्व भर में जो सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी होती है। यदि हम विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं की चर्चा करें तो आपका जो पहले स्थान पर आती है चीनी भाषा। इसी को मंदारिन भी बोला जाता है। यदि हम दूसरी भाषा के बारे में देखें तो दूसरी भाषा वही जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जो है अंग्रेजी भाषा। यदि तीसरी भाषा की बात करें कि विश्व भर में जो तीसरे स्थान पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वही भाषा जिस भाषा के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं वो भाषा है हिंदी भाषा। यानी कि जो हिंदी भाषा है विश्व में तीसरे स्थान पर आपकी बोली जाती है। अब आइए समझते हैं कि हिंदी के इतिहास को। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, हम लोग भाषाओं का वर्गीकरण करेंगे। देखिए, अब जब भी भाषाओं का जब हमें समझना है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 7,000 के आसपास लगभग विश्व में भाषाएं बोली जा रही हैं, तो आप इसको एक तरीके से इसको आप समझ नहीं पाएंगे, इसको आपको वर्गीकरण करना पड़ेगा। तो हमारे भाषाविदों के सामने ही ऐसी विभिन्न प्रकार की चुनौतियां थी कि यदि हम किसी भाषा को अध्ययन करें तो हम उसको किस प्रकार
किस प्रकार से हम उसको पठन पाठन की क्रिया में उसको शामिल कर सकते हैं। तो देखिए हमारे जो भी भाषाविद आए उन्होंने क्या किया कि देश के आधार पर, काल के आधार पर, समुदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, महादेश के आधार पर उन्होंने जो है भाषाओं का वर्गीकरण करना प्रारंभ कर दिया। परंतु इन सब में उनको किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिलती है। आने का तात्पर्य है कि ज्यादा उन्हें सफलता इसमें नहीं मिलती है। फिर उन्होंने जब वो भाषाओं का वर्गीकरण करते हैं तो जो जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त होती है वो दो पर प्राप्त होती है, एक आकृति मूलक पर और एक पारिवारिक वर्गीकरण पर। तो हम लिखेंगे अगली हेडिंग कि भाषाओं का वर्गीकरण। यहां हम लिखते हैं भाषा का, अब यहां पर भौगोलिक वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, अब यदि हम भाषाओं के भौगोलिक वर्गीकरण लिखें, यहां पर हमने एक शब्द लिख दिया है कि भौगोलिक, क्योंकि दोस्तों देखो जब भी हम भाषा की बात पर चर्चा करते हैं तो इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन आती है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। यानी कि आप जानते हैं कि हर 4 कोस के बाद से भारत ही नहीं विश्व के अलग अलग हिस्सों में पानी का स्वाद बदलता रहता है। वैसे ही प्रत्येक 8 कोस की दूरी तय करने पर जो भाषाएं हैं वो उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी वजह से भाषाविदों ने क्या किया, भाषाओं का भौगोलिक वर्गीकरण किया। तो जो ज्यादा सर्वमान्य जो आया वो 2 निकल करके आया, एक आपका आकृति मूलक, आकृति के आधार पर इसे कह दिया गया आकृति मूलक, और एक आपका निकल के आया परिवार के आधार पर जिसे कह दिया गया पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण। अब आकृति मूलक को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आकृति मूलक वर्गीकरण क्या होता है और इसके अंतर्गत किस प्रकार की भाषाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो यदि हम आकृति मूलक के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम एक उदाहरण लेते हैं कि कुत्ते ने सांप को काटा, और एक हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि सांप ने कुत्ते को काटा, तो इन दोनों ही वाक्यों में आप देखिए यदि शब्द और रचनाओं की बात करें, पद और रचनाओं की बात करें, तो इसमें आपको समानता देखने को मिल रही है। यदि हम उसको काउंट करके भी उसका हम स्पष्टीकरण कर सकते हैं, जैसे यहां पर पहले वाक्य में गिनते हैं 1 2 3 4 5, दूसरे वाक्य पर देखते हैं तो 1 2 3 4 5। यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि आकृति मूलक के भीतर जो भी भाषाएं या जो भी शब्द और पदों की जो रचनाएं देखने को मिलती है वो उसमें समानताएं पाई जाती हैं। और इसमें एक चीज और आप नोट कर पा रहे हैं कि इसमें विश्लेषणात्मकता निहित है। कैसे? इस वाक्य में कुत्ता सांप को काट रहा है और दूसरे वाक्य में सांप कुत्ते को काट रहा है। यदि इस वर्गीकरण के भीतर विश्लेषणात्मकता यदि निहित नहीं होती तो हम इन दोनों वाक्यों में भेद नहीं कर पाते। तो हम कह सकते हैं कि आकृति मूलक में शब्द और पद की रचनाओं में समानता पाई जाती है और इनके जो भी रचनाएं हैं इसमें विश्लेषणात्मकता देखने को मिलती है। अब देखते हैं पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं। यदि हम बात करें पारिवारिक वर्गीकरण की तो इसमें भी हम एक उदाहरण के माध्यम से ही इसको समझने का प्रयास करेंगे, और हम वो उदाहरण लेते हैं पिता का, जिसका स्थान जो है आसमान से भी ऊंचा माना जाता है, आपका पिता। यदि हम पिता की बात करें तो इसके विभिन्न भाषाओं में इस शब्द को हम देखने का प्रयास करेंगे। यदि हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में इस शब्द को आप जानते हैं कि पितृ कहा जाता है। यदि हम फारसी की बात करते हैं तो फारसी में आपको यही शब्द पीदर के नाम से देखने को मिलता है। और यदि इसे हम ग्रीक में देखते हैं
तो ये आपका पीटर आ जाता है, PETER। और यदि आपका इसका लैटिन यदि ले लेते हैं हम, तो लैटिन ये आपका इसमें आ जाएगा आपका पैटर, PATER। और यदि आपका अंग्रेजी ले लें तो आप जानते हैं दोस्तों आपका हो जाएगा फादर, और हिंदी में आप देख ही रहे हैं पिता। तो पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत आपको क्या चीजें देखने को मिल रही हैं? आप देख पा रहे हैं कि जो शब्द जो भाषाएं हैं वो तो अलग अलग हैं, और जो उन भाषाओं में जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो भी अलग अलग हैं, परंतु उनका जो अर्थ है वो एक ही निकल रहा है, एक सा निकल के आ रहा है, पिता से। ये चीजें आपको परिवार के बारे में बता रही है। कहीं ना कहीं इस चीजों को देखेंगे तो आपके परिवार को समझाने का ये बता रही है, यानी कि इस पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम इस प्रकार के उदाहरणों को हम देख सकते हैं। इसमें आपका विशेष रूप से ध्वनि, भाषा, व्याकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि यदि भाषाओं की बात आती है तो भाषाओं में कुछ चीजें और हमारे मन में आती है कि यदि हम भाषाओं का भौगोलिक वर्गीकरण तो हमने यहां से कर लिया, तो विश्व में लगभग कितने परिवार आपके पाए जा सकते हैं, कितने भाषा परिवार होंगे, हम उस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि यहाँ पर पारिवारिक एक वर्गीकरण आया है तो आपके मन में यह प्रश्न भी जरूर उत्पन्न हुआ होगा कि विश्व में जो कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं। तो उसको देखते हैं कि जो विश्व में जो आपके जो भाषा परिवार पाए जाते हैं वो आपके 12 भाषा परिवार पाए जाते हैं, 12 भाषा परिवार। हम यहां पर लिखते हैं विश्व में आपके 12 भाषा परिवार पाए जाते हैं। यदि हम भारत देश की बात करते हैं कि हमारे देश भारत में कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर है 4। तो हम हेडिंग डालेंगे और फिर उसके बाद से जो चारों भाषा परिवारों का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम लिखते हैं कि भारत में 4 भाषा परिवार। आइए दोस्तों इन हम भाषा परिवारों को समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम भाषा परिवार की बात करें तो जो आपका जो सबसे पहला जो भाषा परिवार आता है वह भाषा परिवार है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, यह जो इस भाषा परिवार के अंतर्गत जो बोलियां आपको देखने को मिलती है वह ईरान से लेकर के भारत तक बोली जाती हैं। तो हम आगे लिख लेंगे ईरान से भारत तक। जैसे आपकी मुंडारी हो गई, संथाली हो गई, इस प्रकार की भाषाएं आपको इसमें देखने को मिलेंगी और भी हो जाएंगी। अब आते हैं अगले भाषा परिवार पर। तो आपका जो अगला भाषा परिवार है उसका नाम है चीनी तिब्बत। चीनी तिब्बत। अब दोस्तों देखिए इस चीनी तिब्बत को का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह हो जाती है कि इस चीनी तिब्बत को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसे शेषनाग भाषा परिवार का भी हिस्सा माना जाता है, कुछ विद्वान इसे एकाक्षर भाषा परिवार का भी हिस्सा कहते हैं, इसे वर्मी भी कह दिया जाता है। तो ये जो भाषा जो आपको देखने को मिलती है ये भाषा आपके उत्तरांचल, आपका इधर हो गया नेपाल, भूटान, फिर पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, या फिर कह सकते हैं कि उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं वहां पर चीनी तिब्बत भाषा परिवार की जो है बोलियां आपको देखने को मिलती हैं। यदि हम आगे बढ़े इसमें तो अब आता है जो तीसरे नंबर पे है, उस भाषा परिवार का नाम है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार, ये देखिए द्रविड़ भारत नाम से भी आपको कुछ ना कुछ एहसास हो रहा है, द्रविड़ दक्षिण वाला, यानी कि विशेष रूप से दक्षिण भारत में ये जो भाषा परिवार आपको देखने को मिलता है। और इसमें विशेष रूप से 4 मुख्य भाषाएं आती हैं जिसका नाम है आपका मलयालम, कन्नड़, फिर
तेलुगु और आपका हो जाएगा तमिल। ये भाषाएं आपको देखने को मिलती है इस द्रविड़ भाषा परिवार में। यदि हम बात करें चौथे भाषा परिवार की, तो यह जो भाषा परिवार है भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, जिसका नाम है भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय, देखिए इसे हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जब ये बड़ा भाषा परिवार है तो इसके अलग अलग नाम भी आ जाते हैं। और यहां से आपका प्रश्न भी पूछता है कि भारत में जो सबसे जो बड़ा जो भाषा परिवार है वो कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाता है भारोपीय भाषा परिवार। इसी को हम लोग इंडो कैल्टिक, इंडो जर्मनिक या भारत यूरोपीय भाषा परिवार के नाम से भी जानते हैं। लिख लेते हैं हम इसे, इंडो कैल्टिक, इंडो कैल्टिक, इंडो जर्मनिक, आपका फिर भारत यूरोपीय भाषा परिवार। अब इसके अंतर्गत आपको कौन सी भाषाएं देखने को मिलती है, तो इसके अंतर्गत आपकी हो जाएगी संस्कृत। अब संस्कृत होगी तो हिंदी हो जाएगी, अंग्रेजी, प्राचीन फारसी हो जाएगी, फिर आपकी लातिनी हो जाएगी, ईरानियों की जो भाषा है अवेस्ता हो जाएगी। इस प्रकार की भाषाएं आपको भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत देखी जाती है, जो भारत और यूरोप के हिस्से में बोली जाती है। यहां भी हम लोगों ने समझा कि भारत में जो 4 भाषा परिवार हैं इस प्रकार हैं। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि ध्वनि के आधार पर जो है भाषा परिवार कितने होते हैं। देखिए जब एक शब्द आता है ध्वनि, तो ध्वनि जब भी हमारे भीतर, हालांकि इस टॉपिक से संबंधित नहीं है लेकिन बात आ गई है ध्वनि की, तो थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं कि ध्वनि और ये वर्ण, इसमें थोड़ा सा कभी कभी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है कि ध्वनि और वर्ण क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी जो ध्वनि होती है मौखिक रूप में आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और यह हम वर्ण को ले लें तो आपकी जो लिखित रूप में जो सबसे भाषा की जो छोटी इकाई होती है वो आपकी वर्ण हो जाती है। यही थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में ध्वनि के आधार पर कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे ध्वनि के आधार पर भाषा परिवार। ध्वनि के आधार पर भाषा परिवार। तो दोस्तों इसको भी भाषाविदों ने 2 कैटेगरियों में डिवाइड किया है। एक आपका आ जाता है शतम, इसको ही सप्तम भी बोला जाता है, शतम या सप्तम। और एक जो दूसरा है आपका वो है केतुम भाषा परिवार। अब इसके अंतर्गत जो आपको जो भाषाएं देखने को मिलेगी उस पर चर्चा कर लेते हैं। सप्तम के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है इलीरियन, फिर आपको देखने को मिलती है क्या, बाल्टिक, फिर इसी के अंतर्गत आती है आपकी स्लाव, फिर आ जाती है आपकी आर्मीनियन और आ जाता है इसमें फिर आर्य। यदि हम केतुम वर्ग की बात करें तो केतुम वर्ग में ही हम 5 भाषा परिवारों को देख लेते हैं। तो केतुम वर्ग में आपका आ जाएगा केल्टिक, जर्मनिक, फिर आपका हो जाएगा ग्रीक, लैटिन, और ये हो जाएगा आपकी तोखरी। अब यहां पर इन सभी भाषा परिवार पर हम विशेष रूप से चर्चा नहीं करेंगे, तोखरी पर थोड़ा सा करेंगे कि तोखरी जो है आपकी मध्य एशिया के उर्फान प्रदेश में ये बोली जाती है, ठीक है। और यदि हम हालांकि हम हिंदी भाषा के इतिहास को हम यहाँ पर समझने वाले हैं, तो हम अब आएंगे
आर्य भाषाओं, अगली वीडियो में हम लोग आर्य भाषाओं के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आर्य भाषाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आर्य भाषाओं में जो आपके आ जाते हैं, इसको भी इसमें से तीन आपकी, विशेष रूप से तो दो ही है लेकिन हम तीन बता रहे हैं कि तीन जो है उपशाखाएं इसकी निकली हुई है, जो जिसे नाम दे दिया गया है आपका एक दरद, और एक आपका हो जाएगा भारतीय, और जो तीसरी जो है वो है आपकी ईरानी। ये अब ईरानी वाले में आपकी भी जो विशेष रूप से जो चार भाषाएं देखने को मिलती है उसको देख लेते हैं थोड़ा हम। आपकी यहाँ पर पश्तो देखने को मिलती है, फिर यहाँ पर आपको बलोच देखने को मिलेगी, आपको पामिरी देखने को मिलती है, और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी फारसी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने हिंदी भाषा के इतिहास के प्रारंभिक चरण को निपटाने का प्रयास किया है। अब अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय आर्य भाषाओं की। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिएगा। यदि चैनल पर आप लोग नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।